काम करता है। आप जो अभी वीडियो देख रहे हैं वो आप तक पहुंचने के लिए गूगल डेटा सेंटर से हजारों मील की दूरी तय करता है। आइए जानें कि इस डेटा की इनक्रेडिबल यात्रा के विवरणों को समझने के लिए इंटरनेट कैसे काम करता है। एक डेटा सेंटर जो आपसे हजारों मील दूर हो सकता है, आपके वीडियो को इसके अंदर संग्रहित किया जाता है। ये डेटा आपके मोबाइल फोन या लैपटॉप तक कैसे पहुंचता है? इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक आसान तरीका सैटेलाइट्स के उपयोग के साथ होगा। डेटा सेंटर से एक सिग्नल को एक एंटीना के माध्यम से सैटेलाइट को भेजा जा सकता है और फिर सैटेलाइट से एक संकेत आपके मोबाइल फोन पर आपके पास एक अन्य एंटीना के माध्यम से भेजा जा सकता है। हालांकि संकेतों को ट्रांसमिट करने का यह तरीका एक अच्छा विचार नहीं है। आइए देखते हैं क्यों। सैटेलाइट पृथ्वी के इक्वेटर रेखा से लगभग 22,000 मील की दूरी पर स्थित है। इसलिए डेटा ट्रांसमिशन सफल होने के लिए डेटा को कुल 44,000 मील की दूरी तय करनी होगी। यात्रा की इतनी लंबी दूरी सिग्नल प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण देरी का कारण बनती है। अधिक विशेष रूप से यह विशाल विलंबता का कारण बनता है, जो अधिकांश इंटरनेट एप्लीकेशंस के लिए अस्वीकार्य है। तो अगर ये वीडियो एक सैटेलाइट के माध्यम से आप तक नहीं पहुंचता है, तो ये वास्तव में आपके पास कैसे पहुंचता है? वैसे ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के एक जटिल नेटवर्क की मदद से किया जाता है, जो डेटा सेंटर और आपके डिवाइस के बीच जुड़ता है। आपका फोन सेल्यूलर डेटा या किसी भी वाईफाई राउटर के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सकता है, लेकिन अंततः कुछ बिंदु पर आपका फोन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के इस नेटवर्क से जुड़ा होगा। हमने शुरुआत में देखा कि वर्तमान में आप जो वीडियो देख रहे हैं वो डेटा सेंटर के अंदर संग्रहित है। अधिक विशिष्ट होना, ये डेटा सेंटर के भीतर एक सॉलिड स्टेट डिवाइस में संग्रहित है। ये एसएसडी सर्वर की इंटरनल मेमोरी के रूप में कार्य करता है। सर्वर केवल एक शक्तिशाली कंप्यूटर है जिसका काम आपको वीडियो या अन्य संग्रहित सामग्री प्रदान करना है। जब आप इसे अनुरोध करते हैं, चुनौती है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के जटिल नेटवर्क के माध्यम से डेटा सेंटर में संग्रहित डेटा को विशेष रूप से आपके डिवाइस में कैसे ट्रांसफर किया जाए। आगे बढ़ने से पहले हमें पहले एक महत्वपूर्ण अवधारणा को समझना चाहिए, जो एक आईपी एड्रेस की अवधारणा है। हर डिवाइस जो इंटरनेट से जुड़ा है, चाहे वो सर्वर हो, कंप्यूटर हो या मोबाइल फोन, आईपी एड्रेस के रूप में ज्ञात संख्याओं की एक स्ट्रिंग द्वारा विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है। आप अपने घर के पते के समान आईपी एड्रेस पर विचार कर सकते हैं, अर्थात वो एड्रेस जो आपके घर की विशिष्ट पहचान करता है। आपके द्वारा भेजा गया कोई भी पत्र आपके घर के पते की वजह से आप तक पहुंचता है। इसी तरह इंटरनेट की दुनिया में एक आईपी एड्रेस एक शिपिंग एड्रेस के रूप में काम करता है, जिसके माध्यम से सारी जानकारी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। आपका इंटरनेट सेवा प्रदाता आपके डिवाइस का आईपी एड्रेस पता तय करेगा और आप देख सकते हैं कि आपके आईएसपी ने आपके मोबाइल फोन या लैपटॉप को कौन सा आईपी एड्रेस दिया है। डेटा सेंटर के सर्वर में एक आईपी एड्रेस भी होता है। सर्वर एक वेबसाइट को संग्रहित करता है, इसलिए आप सर्वर के आईपी एड्रेस को जानकर किसी भी वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि किसी व्यक्ति के लिए इतने सारे आईपी एड्रेस याद रखना मुश्किल है, इसलिए इस समस्या को हल करने के लिए डोमेन नेम्स जैसे कि youtube.com, facebook.com आदि का उपयोग किया जाता है, जो आईपी एड्रेस के अनुरूप होते हैं, जो संख्याओं के लंबे अनुक्रम की तुलना में हमें याद रखना आसान है। यहाँ एक और बात ध्यान देने योग्य है कि एक सर्वर में कई वेबसाइटों को संग्रहित करने की क्षमता होती है, और यदि सर्वर में कई वेबसाइटें होती हैं तो सभी वेबसाइटों को सर्वर के आईपी एड्रेस से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामलों में जानकारी के अतिरिक्त टुकड़े, होस्ट हेडर्स का उपयोग वेबसाइट की विशिष्ट पहचान के लिए किया जाता है। हालांकि facebook.com या youtube.com जैसी विशाल वेबसाइटों के लिए संपूर्ण डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर विशेष वेबसाइट के स्टोरेज के लिए समर्पित होगी। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए हम हमेशा कॉम्प्लेक्स आईपी एड्रेस की संख्या के बजाय डोमेन नेम्स का उपयोग करते हैं। हमारे डोमेन नेम्स अनुरोधों के अनुरूप इंटरनेट को आईपी एड्रेसेस कहां से मिलते हैं? खैर, इस उद्देश्य के लिए इंटरनेट डीएनएस नाम से एक विशाल फोन बुक का उपयोग करता है। यदि आप किसी व्यक्ति का नाम जानते हैं लेकिन उनका टेलीफोन नंबर नहीं जानते हैं, तो आप इसे केवल फोन बुक में देख सकते हैं। डीएनएस सर्वर
इंटरनेट को समान सेवा प्रदान करता है। आपका इंटरनेट सेवा प्रदाता या अन्य संगठन डीएनएस सर्वर को मैनेज कर सकते हैं। चलो पूरे ऑपरेशन का रिकैप करते हैं। आप डोमेन नेम दर्ज करें। ब्राउजर संबंधित आईपी एड्रेस प्राप्त करने के लिए डीएनएस सर्वर के लिए एक अनुरोध भेजता है। आईपी एड्रेस को प्राप्त करने के बाद आपका ब्राउजर केवल डेटा सेंटर को अनुरोध फॉरवर्ड कर देता है, विशेष रूप से संबंधित सर्वर को। एक बार जब सर्वर को किसी विशेष वेबसाइट तक पहुंचने का अनुरोध मिलता है तो डेटा प्रवाह शुरू हो जाता है। डेटा को ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के माध्यम से डिजिटल प्रारूप में ट्रांसफर किया जाता है, विशेष रूप से लाइट पल्सेस के रूप में। इन लाइट पल्सेस को कभी-कभी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के माध्यम से हजारों मील की यात्रा करनी पड़ती है। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें अक्सर कठिन इलाकों जैसे पहाड़ी इलाकों या समुद्र के नीचे से गुजरना पड़ता है। कुछ वैश्विक कंपनियां हैं जो इन ऑप्टिकल केबल नेटवर्क को बिछाती हैं और बनाए रखती हैं। ये दृश्य दिखाते हैं कि एक जहाज की मदद से ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछाने का काम कैसे किया जाता है। एक हल जहाज से समुद्र में गहराई से गिराया जाता है और यह हल समुद्र के ऊपर खाई बनाता है जिसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल रखा जाता है। वास्तव में ये कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल केबल नेटवर्क इंटरनेट की रीढ़ है। लाइट को ले जाने वाले ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स सी बेड से लेकर आपके दरवाजे तक फैले होते हैं, जहां वे एक राउटर से जुड़े होते हैं। राउटर इन लाइट सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में परिवर्तित करता है। एक ईथरनेट केबल का उपयोग आपके लैपटॉप पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। हालांकि यदि आप सेल्यूलर डेटा का उपयोग करके इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं तो ऑप्टिकल केबल से सिग्नल को सेल टावर पर भेजना पड़ता है और सेल टावर से सिग्नल आपके सेल फोन तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में पहुंचता है। चूंकि इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है, इसलिए चीजों को प्रबंधित करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होना महत्वपूर्ण हो गया है, जैसे आईपी एड्रेस असाइनमेंट, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन आदि। ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ICANN नामक एक संस्था द्वारा प्रबंधित किया जाता है। सेल्यूलर और लैंडलाइन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ तुलना करने पर इंटरनेट के बारे में एक आश्चर्यजनक बात डेटा ट्रांसफर करने में इसकी एफिशिएंसी है। ये वीडियो जिसे आप गूगल डेटा सेंटर से देख रहे हैं, आपको जीरो और वंस के विशाल कलेक्शन के रूप में भेजा गया है। क्या इंटरनेट में डेटा ट्रांसफर को एफिशिएंट बनाता है? जिस तरह से इन जीरोस और वंस छोटे खंड में काटा जाता है, जिन्हें पैकेट्स और ट्रांसमिटेड के रूप में जाना जाता है। मान लेते हैं जीरोस और वंस की इन स्ट्रीम्स को सर्वर द्वारा अलग अलग पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है, जहां प्रत्येक पैकेट में 6 बिट्स होते हैं। वीडियो के बिट्स के साथ प्रत्येक पैकेट में सीक्वेंस संख्या और सर्वर और आपके फोन के आईपी एड्रेसेस भी होते हैं। इस जानकारी के साथ पैकेट्स आपके फोन की ओर रूट किए जाते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि सभी पैकेट्स को एक ही मार्ग से गुजारा जाए और प्रत्येक पैकेट उस समय उपलब्ध स्वतंत्र मार्ग लेता है। आपके फोन पर पहुंचने पर पैकेट को उनके सीक्वेंस संख्या के अनुसार रीअसेंबल्ड किया जाता है। यदि ये मामला है कि कोई भी पैकेट आपके फोन तक पहुंचने में विफल रहता है, तो खोए हुए पैकेट को फिर से भेजने के लिए आपके फोन से एक एक्नॉलेजमेंट भेजी जाती है। अब इसकी तुलना एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पोस्टल नेटवर्क से करें, लेकिन ग्राहक डेस्टिनेशन एड्रेसेस के बारे में बुनियादी नियमों का पालन नहीं करते हैं। इस सिनेरियो में अक्षर सही डेस्टिनेशन तक पहुंचने में सक्षम नहीं होंगे। इसी तरह इंटरनेट में हम डेटा पैकेट्स के इस कॉम्प्लेक्स फ्लो के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल्स नामक कुछ का उपयोग करते हैं। प्रोटोकॉल्स डेटा पैकेट कन्वर्जन प्रत्येक पैकेट के लिए सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेसेस के अनुलग्नक और राउटर आदि के नियमों को अलग अलग अनुप्रयोगों के लिए निर्धारित करते हैं। विभिन्न एप्लीकेशंस के लिए उपयोग किए गए प्रोटोकॉल्स अलग अलग होते हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको एक अच्छी समझ दी होगी